आज हम आपको वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, कल हमने देखा था बाल मनोविज्ञान के अर्थ, बाल विकास के अर्थ एवं बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास की आवश्यकताएं क्या है, बाल विकास के क्षेत्र क्या है और बाल विकास का इतिहास क्या है। तो वृद्धि एवं विकास को जो है ये दोनों धारणाओं को समझने के लिए, वृद्धि एवं विकास को समझने के लिए हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो है वृद्धि क्या है, जैसे कि वृद्धि क्या है, शारीरिक अवयव, जो शारीरिक जो भाग होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि। और विकास शरीर के अलावा जो अन्य पक्षों का व्यक्ति का विकास होता है या बालक का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये कहें कि अशोक लंबाई में बड़ा हो गया, तो अशोक लंबाई में बड़ा हो गया इसका मतलब उसमें क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। और यहीं पर यदि हम विकास के बारे में बात करें तो विकास मतलब अशोक के अन्य पक्षों में परिवर्तन हो गया, अर्थात उसके राजनीतिक पक्ष में परिवर्तन हो गया, सामाजिक पक्ष में परिवर्तन हो गया, या वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो विकास कहलाएगा। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है वृद्धि और दूसरा जो अवधारणा है वो है विकास। वृद्धि किसे कहेंगे, शरीर के अवयव में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाएगा। ठीक, अब विकास किसे कहेंगे, शरीर के अलावा अन्य पक्षों में जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाएगा। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल में तौर पे यहां पर मैंने अशोक का उदाहरण लिया, तो अशोक के बारे में बताया कि अशोक की लंबाई में परिवर्तन हो गया, अर्थात अशोक लंबा हो गया। तो अशोक की लंबाई मतलब ये क्या हुआ, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा, वृद्धि कहा जाएगा। तो अशोक की लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या है, अशोक की वृद्धि है, ये क्या है, अशोक की वृद्धि है। और इसके अलावा यदि कहा जाए कि अशोक के लंबाई के अलावा अन्य पक्षों में परिवर्तन हो जाए, अन्य पक्षों में परिवर्तन हो जाए तो उसे विकास कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, विकास कहा जाएगा। तो यहां पर आशा करता हूं कि वृद्धि और विकास में आपने अंतर जान लिया होगा। कि एक बार फिर जो है संक्षिप्त रूप से यदि इसे देखा जाए तो वृद्धि क्या होता है, शरीर के अवयव में होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं, वृद्धि कहा जाता है। और शरीर के अलावा जो अन्य पक्षों में व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि अशोक की लंबाई में परिवर्तन हो गया, ये क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। और विकास जो है क्या कहा जाएगा कि अशोक की लंबाई के अलावा अन्य पक्षों में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या बोला जाएगा, विकास कहा जाएगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। तो अब जो है आगे हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर हमने इसके पहले स्पष्ट कर दिया था कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो उस अंतर को यदि देखा जाए तो यहां पर पहला अंतर होगा कि शरीर के अवयव में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, वृद्धि कहा जाता है। शरीर के जो अवयव में परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहा जाता है। ये आपका पहला हो गया, ठीक। और यहीं पर यदि विकास देखें तो विकास शरीर के अवयव के अलावा जो अन्य पक्षों में परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाएगा। ठीक। यदि दूसरा अंतर देखें तो वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय सीमा के बाद रुक जाती है। जैसे अशोक की लंबाई है तो एक निश्चित समय सीमा होगी और उसके बाद उसकी लंबाई में वृद्धि होना कम हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। तो वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय सीमा के बाद यह रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। तो दूसरा अंतर हो गया कि वृद्धि एक निश्चित सीमा या निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब तीसरा अंतर देखें तो वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, वाय होता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, वाय होता है। और अर्थात इसको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, लेकिन विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। विकास को देखा नहीं जा सकता है, विकास आंतरिक होता है। अर्थात जैसे अशोक की लंबाई है, अशोक की लंबाई को हम देख सकते हैं, लेकिन अन्य पक्षों का जो अशोक का विकास हो रहा है, जब तक वह प्रदर्शित नहीं करेगा अशोक, तब तक हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो विकास का स्वरूप क्या हो गया, आंतरिक हो गया, और वृद्धि का स्वरूप क्या हो गया, बाह्य हो गया। ठीक। अब चौथा अंतर देखते हैं, इसी में चौथा अंतर देखते हैं। अब चौथा अंतर देखते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। दोनों होता है।
ठीक। अर्थात वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। जैसे अशोक की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अशोक का भार जो है 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो इसे मात्रा में नापा जा सकता है, ठीक। लेकिन विकास क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो मात्रात्मक कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम कक्षा में टेस्ट लेते हैं कोई, तो टेस्ट में अंकों में जो है हम प्रदान करते हैं कि 10 में फला छात्र जो है 10 में 8 आ गया, 10 में 7 आ गया, तो ये क्या है, मात्रात्मक है। लेकिन वहीं पर हम अगर 8 आया तो हम उसको लिखते हैं कि बहुत अच्छा या अच्छा, तो ये क्या हो गया, गुणात्मक। तो अर्थात विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है और विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। तो आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, यदि हम आपसे पूछें नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना क्या होता है, वृद्धि होता है एवं बाल का बढ़ना अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, नाखून का बढ़ना क्या होता है, वृद्धि होता है कि विकास होता है। बाल का बढ़ना क्या होता है, वृद्धि होता है कि विकास होता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और बाद में यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो आप सोच समझ के यदि वृद्धि एवं विकास आप समझ गए हैं तो इसका आंसर भी दे लेंगे आशा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रश्न के बारे में अध्ययन कीजिए और इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट के रूप में हमें दीजिए। अब आते हैं, आपको अभी हमने बताया कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है और वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। इसके अलावा 2 प्रश्न आपसे पूछे। अब अगले टॉपिक में आते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चित्र बनाऊंगा, जो मेरा जो है नया प्रयास है, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास, इस वीडियो में मैंने इसको डाला है और अपनी बुक में भी मैंने लिखा है। ये इस तरह से आप कोई भी फिगर बना लें और चित्रों के माध्यम से यदि आप अध्ययन करते हैं तो वो चीजें आपके मन मस्तिष्क पटल पे स्थापित हो जाती हैं और अवधारणा बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक लड़के का चित्र बनाया, थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ है लेकिन फिर भी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये सूर्य भगवान है, सूर्य जी, जिनकी हम जिनकी हम पूजा करते हैं नित्य सवेरे उठ के। तो सूर्य से क्या मिलता है, किसी भी बालक को विटामिन डी मिलता है। सूर्य से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी। अब यहाँ पर जब सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलेगा तो बालक की हड्डियां क्या होंगी, मजबूत होंगी और वो जाहिर सी बात है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करेगा, ठीक। तो पहला जो कारक है वो क्या है, विटामिन डी अर्थात सूर्य का प्रकाश। दूसरा बुद्धि, बुद्धि भी क्या करती है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। यदि किसी बालक की बुद्धि तेज है और किसी बालक की बुद्धि क्या है, मंद है, तो यदि बुद्धि तेज है तो वो भी क्या करेगा, अपने कार्य को जल्दी से जल्दी शीघ्र करेगा, ठीक। और यदि बुद्धि मंद है तो किसी भी कार्य को वो धीरे धीरे करेगा। तो अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुद्धि भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कर रही है, ठीक। इसके अलावा खेल कूद, व्यायाम, पीटी, यदि यह सभी कार्य करे बालक तो वह भी क्या करेगा, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे
यदि वह पोषण युक्त भोजन लेता है, पोषण युक्त भोजन का मतलब प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि जब भोजन में शामिल होगा तो वो भोजन क्या होगा, पोषण युक्त होगा। यदि वह पोषण युक्त भोजन भी लेता है तब भी वह क्या करेगा, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करेगा। इसके अलावा एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन जो है व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन करता है, या तो शरीर मोटा हो जाता है और या तो पतला हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि भी यहाँ पर कहीं न कहीं जो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वृद्धि एवं विकास को क्या क्या प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश प्रभावित कर रहा है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है जो बालक के हड्डियों को मजबूत करता है। इसके बाद पोषण युक्त भोजन है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि यदि सेवन कर रहा है बालक तो उससे भी वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। यदि उसको पोषण युक्त भोजन मिल रहा है तो उसका जो है वृद्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से होगा। यदि नहीं मिल रहा है तो उसका वृद्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से नहीं होगा। यहीं पर बुद्धि देखिए, जब बुद्धि तेज होगी तो किसी भी कार्य को बालक तेजी से करेगा, किसी भी चीज को जल्दी से सीखेगा, अधिगम जल्दी से होगा। यदि उसकी मंद बुद्धि होगी तो अधिगम नहीं होगा, किसी भी विषय वस्तु को जल्दी नहीं सीखेगा। तो कहने का मतलब है बुद्धि भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। तीसरा, खेल कूद, व्यायाम, पीटी इत्यादि करेगा तो वह हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसका वृद्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से होगा। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो ये मुख्य रूप से 2, 4 या 5 कारक रहे जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो वातावरण भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। ठीक, यदि बालक अच्छे वातावरण में है तो उसका विकास, वृद्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से होगा और वह किसी भी चीज को अच्छी प्रकार से सीखेगा यदि उसका वातावरण अच्छा है। यदि वातावरण खराब है तो बालक क्या करता है कि बालक अच्छी प्रकार से नहीं सीखता है, या उसका जो दिशा उचित दिशा में वह नहीं जाता है और गलत दिशा पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब है वातावरण भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा जन्म क्रम क्या है? जन्म क्रम ये है कि जैसे किसी को पहला बच्चा पैदा हुआ, ठीक, पहला बच्चा की अपेक्षा दूसरे बच्चे का जो लालन पालन है वो अच्छी प्रकार से होता है। कहने का मतलब है कि माताएं जब पहले बच्चे का जैसे पालन पोषण करती हैं उससे अच्छे तरीके से दूसरे बच्चे का पालन पोषण होता है। अर्थात वृद्धि एवं विकास जन्म से क्रम के अनुसार प्रभावित करता है। अर्थात फिर से समझ लीजिए कि जन्म क्रम क्या है, पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरे बच्चे का जो जन्म होता है उसका जो है वृद्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से होता है, क्योंकि माताएं पहले बच्चे का जिस प्रकार से पालन पोषण की रहती हैं उससे उनको अनुभव की प्राप्ति होती है, और जब दूसरा बालक पैदा होता है तो उस अनुभव के आधार पर उसका जो है लालन पालन करती हैं, जिसके कारण वृद्धि एवं विकास अच्छी प्रकार से होता है। इसके अलावा समाज है, परिवार, समाज इत्यादि भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो ये मुख्य रूप से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक रहे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है जन्म क्रम, वातावरण है, ठीक, फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश है, और बुद्धि है, पोषण युक्त भोजन है, थायराइड ग्रंथि है, खेल कूद, व्यायाम और पीटी है। तो ये वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक रहे। अब हम आपको आते हैं वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत। इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, एक छोटी सी कहानी है, ठीक।
जो घर घर में है, ठीक, वो जग जाहिर है कि घर में बीवियां रहती हैं और एक बार एक बीवी ने अपने पति को सलाह दिया, ठीक, उनके पति अड़े हुए थे और बीवी ने अपने पति को सलाह दिया कि एक व्यक्ति ने अपने बीवी से कहा, ठीक, एक व्यक्ति ने अपने बीवी से कहा यदि व्यक्ति सही दिशा में क्रम से निरंतर सामान्य व विशिष्ट प्रयास करे तो वह पुनः एक साथ किसी भी प्रतियोगिता में सफल हो सकता है। ठीक, कारण क्या था कि उनकी बीवी बार बार टैट की परीक्षा दे रही थी और बार बार सफल नहीं हो रही थी। ठीक, तो जो पति ने अपने बीवी से कहा, उनको जो मोटिवेट करने के लिए, कि उसी पे हमारा ट्रिक है और इसमें करीब 7-8 सिद्धांत हैं और इसी ट्रिक में 7-8 सिद्धांत समाहित हैं। तो कैसे हैं इस चीज को आप देखिए कि एक व्यक्ति ने अपने बीवी से कहा, तो यहाँ पर व्यक्ति है तो सबसे पहला सिद्धांत क्या हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा है, यहाँ पर अंडरलाइन किया है हमने, ठीक है, एक सिद्धांत तो आपको व्यक्तिगत भिन्नता का मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा है दिशा का, निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। फिर अगला है क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। फिर उसके बाद निरंतरता का सिद्धांत। चौथा आपको मिल गया निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, फिर यहां पे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक, फिर व से यहां पर वातावरण व वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह आपका छठा सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद वह से ही आप वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत कर लेंगे और सातवां वर्तुलाकार। फिर उसके बाद आठवां एक साथ है, तो आठवां क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। और फिर उसके बाद नौवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो छोटी सी कहानी है, ये छोटी कहानी हमको थोड़ा सा याद करने के लिए 8-9 सिद्धांत हमको याद हो सकता है। एक और छूट रहा है जो पुनः अर्थात पुनर्बलन का सिद्धांत, इसको आप कर लीजिएगा। पुनः का मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत। तो आप यहां देख रहे हैं आपको टोटल 10 सिद्धांत यहां पर आपको मिल गए और आपको थोड़ी सी बस इसको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार, और ये जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा जो है ये याद रहेगा और 8 सिद्धांत आप जो है याद कर सकते हैं। अब आइए एक एक सिद्धांत को हम समझते हैं, एकदम धैर्यपूर्वक, एकदम मन एकाग्र कर लीजिए और यहाँ पर आइए।
ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो व्यक्ति का विकास होता है फिर वह व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है। जैसे कि जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनमें भिन्नता पाई जाती है। कोई शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है तो कोई मानसिक रूप से भिन्नता पाई जाती है, अर्थात जुड़वा बच्चे एक प्रकार से नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है विकास किस पे आधारित होता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। निश्चित दिशा का सिद्धांत कहने का मतलब है कि एक निश्चित दिशा में विकास होता है, जैसे सिर से पैर की ओर। ये निश्चित दिशा क्या है? सिर से पैर की ओर। फिर उसके बाद तीसरा है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत समझने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। निश्चित क्रम का सिद्धांत कहने का मतलब है विकास एक निश्चित क्रम से होता है। तो आप जाहिर सी बात है आप इसको आप पढ़ भी चुके होंगे कि क्रम किस प्रकार से होता है। इसको हम आपको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सिद्धांत की यदि बात करें तो तीसरा सिद्धांत क्या है? निश्चित क्रम। निश्चित क्रम को यल यस आर डब्ल्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। यल होता है लिसन अर्थात सुनना, और यश पार यदि देखें तो यश पार होता है साउंड अर्थात बोलना, और यदि आर पार देखें तो रीड अर्थात पढ़ना, और डब्ल्यू फॉर राइट अर्थात लिखना। तो कहने का मतलब है जब भी किसी बालक का विकास होगा वो कहां से होगा? पहले बालक क्या करेगा? किसी भी विषय वस्तु को सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, फिर लिखेगा, और फिर उसके बाद रीड अर्थात पढ़ेगा। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। पहले फिर पढ़ेगा और फिर उसके बाद लिखेगा, अर्थात पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। ये क्या है? निश्चित क्रम का सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि विकास क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है। निरंतरता का मतलब कि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले बालक का विकास सामान्य तरीके से होता है और फिर विशिष्ट तरीके से होता है। पहले कोई बालक अपने पूरे हाथों को हिलाता है, फिर एक एक अंगुली को हिलाता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो कहने का मतलब है पहले सामान्य चीजों के बारे में विकास होता है, फिर विशिष्ट चीजों के बारे में विकास होता है। जैसे आप अक्षर को यदि देखें तो पहले बच्चा क्या सीखेगा? क ख ग सीखेगा, अर्थात ये सामान्य जानकारी हुई। फिर उसके बाद उस पे यदि दो अक्षर मिला दिया जाए तो दो अक्षर की चीजों को सीखता है, जैसे क ल न ल ज ल। तो अर्थात क्या हो रहा है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। फिर मात्रा से संबंधित शब्दों का ज्ञान होता है, फिर वाक्यों का ज्ञान होता है। इस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास जो है होता है। ठीक। फिर उसके बाद वातावरण व वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का सिद्धांत, अर्थात जो विकास होता है उस पर वातावरण का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। जैसे मान लीजिए आनुवंशिक रूप से किसी बालक में जो है बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, तो उसका वातावरण इस प्रकार से यदि कर दिया जाए कि उसमें सारी बुद्धि की चीजें हो, या जो व्यक्ति हो वो अत्यंत बुद्धिमान हो, तो वो क्या करता है? वातावरण के प्रभाव से उसकी भी बुद्धि तेज होने लगती है। इसका उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के माता और पिता जो है प्रोफेसर है, या जो है पढ़ने में तेज है, या उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है, पता लगा कि जो बालक पैदा हुआ तो उस वातावरण में यदि बालक रहेगा तो वह भी शिक्षित हो जाएगा, वह भी अन्य जो है अपने माता पिता की तरह वह भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगेगा। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वातावरण का वंशानुक्रम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वर्तुलाकार का सिद्धांत, इसको यदि हम ऐसे करें कि विकास पहले धीरे होता है, फिर तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि एक ऐसी वर्तुलाकार की आकृति बन जा रही है। तो चूंकि यह वर्तुलाकार की आकृति बन रही है तो इसलिए वर्तुलाकार का सिद्धांत इसे कहा गया। फिर से समझ लीजिए कि विकास क्या होता है? पहले धीरे होता है, फिर तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है। तो कहने का मतलब है कि एक वर्तुलाकार की आकृति विकास के अंतर्गत ये
पाई जाती है, तो इसलिए इसको वर्तुलाकार का सिद्धांत कहा जाता है। एकीकरण का सिद्धांत पहले क्या करता है बालक, मान लीजिए कि कोई खिलौना है, ठीक, खिलौने को पहले क्या करता है, पहले हाथों से खेलता है, फिर जो है पैर से खेलता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हाथ पैर दोनों से उस खिलौने को खेलने लगता है, अर्थात अपने पैर और हाथों का एकीकरण कर लेता है। इसी को बोला जाता है एकीकरण का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होगा, चाहे बालक जापान में पैदा हुआ हो चाहे भारत में पैदा हुआ हो, उसका जो है विकास जिस प्रकार से जापान में होगा उसी प्रकार से भारत में भी होगा, इसी बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत मतलब कहने का मतलब है एक अवस्था दूसरे अवस्था को पुनर्बलन करती है। जैसे बालक शैशवावस्था में है, तो जब वह बाल्यावस्था में जाएगा तो शैशवावस्था की जितनी चीजें सीखी रहेंगी वो उसको बाल्यावस्था में काम देगी और अन्य चीजों को सीखने में उसकी मदद करेगी। इसी को बोला जाता है पुनर्बलन, अर्थात पुनः बल प्रदान करना, अर्थात जो है बालक की एक अवस्था दूसरी अवस्था को पुनर्बलित करती है। इस सिद्धांत को एक बार फिर से देख लें, हो सकता है कि आपको पहली बार में न समझ में आया हो, तो दूसरी बार में देखते हैं। पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है, अर्थात जुड़वा बच्चे, जो जुड़वा बच्चे होते हैं व्यक्तिगत रूप से वह शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, तो विकास क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। निश्चित दिशा का सिद्धांत, विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, जैसे सिर से पैर की ओर ही विकास होगा। निश्चित क्रम का सिद्धांत, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे LSRW, L फॉर लिसन मतलब सुनना, S फॉर साउंड मतलब बोलना, R फॉर मतलब रीड मतलब पढ़ना, और W मतलब राइट मतलब लिखना, अर्थात पहले बालक सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। फिर उसके बाद सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य मतलब कि पहले बालक का विकास सामान्य तरीके से होता है फिर विशिष्ट तरीके से होता है। कहने का मतलब है कि पहले बालक क्या सीखेगा, अक्षर सीखेगा और फिर शब्दों को सीखेगा, फिर वाक्य बनाना सीखेगा और फिर क्या होता है कि पूरा पैराग्राफ अर्थात पूरे जो है कई वाक्यों का संग्रह सीखेगा। तो कहने का मतलब उसका विकास कैसे हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि वंशानुक्रम के ऊपर वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब जो गुण हमें माता पिता से प्राप्त होती हैं उसे क्या बोला जाता है, वंशानुक्रम बोला जाता है। अर्थात यदि मान लीजिए कोई बालक जो है पैदा हुआ, ठीक, तो अगर उस बालक का जो है मानसिक विकास नहीं हो रहा है तो वातावरण में यदि उस पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका मानसिक विकास होने लगेगा। तो कहने का मतलब है वंशानुक्रम जो है वंशानुक्रम को वातावरण प्रभावित करती है। वर्तुलाकार का सिद्धांत, इसको कैसे समझेंगे कि विकास क्या होता है, पहले धीमे होता है फिर तेज होता है, फिर धीमे होता है फिर तेज होता है, तो इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण होता है जिसे वर्तुलाकार का सिद्धांत कहा जाता है। एकीकरण का सिद्धांत मतलब एक साथ विकास क्या होता है, एक साथ होता है। कहने का मतलब है जैसे उदाहरण के रूप में बालक अपने अंगों को पहले अलग अलग अंगों का प्रयोग करता है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे अंगों का एक साथ प्रयोग करके किसी भी कार्य को करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत, चाहे बालक जापान में पैदा हुआ हो चाहे किसी अन्य देश में पैदा हुआ हो, जैसे उस देश में विकास हो रहा है उसी तरह से भारत में भी बच्चे का विकास होगा, इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन मतलब होता है पुनः बल प्रदान करना, बालक की एक अवस्था दूसरी अवस्था को पुनर्बलित करती है। तो ये रहा विकास से संबंधित सिद्धांत। ये देखिए हमने एक पुस्तक लिखी है जो ट्रिकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के रूप में है, ठीक, और ये मार्केट में सभी जगहों पर उपलब्ध है, वाराणसी में, बलिया में, लखनऊ में, जौनपुर में, सभी दुकानों पर यह उपलब्ध है। और इसमें मैंने सारी जो बाल विकास है वो ट्रिक के माध्यम से लिखा है कि कैसे सिद्धांतों को याद किया जाए, किस तरह से जो है परिभाषा याद किया जाए, वैज्ञानिकों का मत कैसे याद किया जाए, ये सब इस बुक में समाहित है।
इसके अलावा जो मैंने इसको लिखा है वो बिल्कुल सरल एवं बोधगम्य शब्दों में लिखा है। अगर यदि आप एक बार इसे आप पढ़ते हैं किताब को तो जरूर अच्छा लगेगा। इसलिए जो चीज़ें आप मान लीजिए आपको इस बुक में नहीं समझ में आ रही हैं, इसलिए हमने YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो और आप नोट्स बनाने की आवश्यकता आप ना हो। और यह जो है आपके जो है आने वाले परीक्षाओं के लिए टेट परीक्षा जो अभी अभी हुई थी इसमें से 27 प्रश्न आए थे। यदि आप चाहें तो इस किताब को लेकर आप मिला सकते हैं कि कितने प्रश्न टेट परीक्षाओं में आए थे। तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए उपयोगी है। ठीक, इसमें मैंने जो चीजें आवश्यक हैं उन्हीं चीजों का इसमें संग्रह है। अनावश्यक न तो भूमिका लिखा है मैंने, न अनावश्यक कोई बात लिखी है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेट हुआ, डीएलएड हुआ, सीटेट हुआ और इसके अलावा सुपर टेट आने वाली परीक्षाओं में यह किताब अत्यंत उपयोगी होगी। और मैं उन छात्रों को धन्यवाद देता हूं जो हमारी किताब को लगातार पढ़ रहे हैं और उन्हीं ने हमसे जो है रिक्वेस्ट किया कि सर आप YouTube चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट करिए। ठीक, हम लोग की उसकी आवश्यकता है, लॉकडाउन होने वाला है या पढ़ाई न बाधित हो, इसलिए हम लोग की पढ़ाई का क्रम जारी रहना चाहिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने YouTube चैनल बनाना स्टार्ट किया और वो लगातार हमारी किताब को पढ़ रहे हैं और जो कमेंट्स भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि सर जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारी तैयारी। तो और अन्य लोगों से यह हमारा जो है रिक्वेस्ट है कि इस किताब को जरूर लें और एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।